नमस्कार, विजन विद आलोक यूट्यूब चैनल में मैं अरमान मलिक आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से आपकी चल रही होगी। कक्षाएं टीजीटी पीटी के लिए संचालित की जा रही हैं और मैं गणित विषय को पढ़ा रहा हूं। इस क्रम में पिछले आपको 3-4 वीडियो मिल चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा। हम लोग सेट थियरी को शुरू कर दिए हैं और सेट थियरी के बारे में पढ़ रहे हैं। सेट थियरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना था उसको देखा था और हम लोगों ने यहाँ तक भी देखा था कि सेट थ्योरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह देखा था। और फिर बाद में हम लोगों ने सेट थ्योरी को लिखने का तरीका देखा था कि रोस्टर मेथड और बिल्डर मेथड, यानी कि रोस्टर मेथड टू बिल्डर मेथड, बिल्डर मेथड टू रोस्टर मेथड। आज की जो हमारी क्लास होगी बेसिकली हमने आपको इसी के आगे चलेंगे तो वहां पर मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेट के क्लासिफिकेशन को और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, निसंकोच अपना फीडबैक दीजिए, हो सके और सुझाव भी दीजिए कि इसमें क्या चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड क्लास है तो आप अपना सुझाव दीजिए कि इसमें क्या चेंज करना है, क्या परिवर्तन करना है, हम उस पर कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। अब इस क्रम में क्लासिफिकेशन ऑफ सेट यानी कि सेट के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट के, सेट को वर्गीकरण से। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, सेट का वर्गीकरण। देखिए बताने वाले तो सेट का वर्गीकरण कई नाम बताते हैं, कई भागों में कई रूप बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि सेट कैसे बनता है जब किसी चीज का कलेक्शन करते हैं, जब किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं, वस्तु ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो कलेक्शन करने के क्रम में हमको दो कंडीशन मिलते हैं, यानी हमारे पास दो रास्ते होते हैं या वहां पे दो सिचुएशन बनती है। कैसी? एक सिचुएशन तो यह बनती है कि हम कलेक्शन कर लेते हैं और दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि हम कलेक्शन नहीं कर पाते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझिए। दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि हम कहें जैसे कि 50 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो आप इसका कलेक्शन कर लेंगे क्योंकि यह गणना पे आधारित है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि 1 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, यह भी गणना पे आधारित है, क्वांटिटी पे आधारित है। लेकिन आप बताइए क्या 1 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती है? बताइए क्या 1 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं ना। तो बताइए इसका कलेक्शन पॉसिबल है? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी सेट जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी पे आधारित है और कोई भी चीज अगर क्वांटिटी यानी गणना पे आधारित है तो वो सेट बनाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार के सेट मिल रहे हैं। शुरुआत में दो प्रकार के सेट कौन कौन से? एक सेट वो मिल जाएगा जिसकी हम गणना कर लेंगे, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक सेट ऐसा हमको मिलेगा जिसकी गणना तो हम कर सकते हैं लेकिन वो संभव नहीं होता, यानी कि उसमें कोई सेट नहीं आएगा, यानी वो खाली होगा। तो हम यहाँ से अगर बेसिक तौर पे इसका डिवीजन करें, हम दो भागों में डिवीजन करेंगे। किस भागों में? दो भागों में इसका डिवीजन करेंगे। कौन कौन से? एक होता है आपका इम्पटी सेट, ठीक है। क्या होगा? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट यानी कि खाली, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो। और दूसरा क्या होगा आपका? मान लीजिए कि आपका जो नॉन इम्पटी, क्या होगा? नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट। अब समझिए इम्पटी सेट को हम लोग हिंदी बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। इम्पटी सेट को और भी नाम दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कहा जाए नल समुच्चय या नल सेट। नल सेट कोई इम्पटी सेट या इम्पटी सेट कोई नल सेट बोलते हैं। इसको और भी नाम देते हैं वाइड सेट। ये भी क्या है? इम्पटी सेट ही है, चाहे वाइड सेट कहिए, चाहे नल सेट कहिए, चाहे इम्पटी सेट कहिए। और एक है नॉन इम्पटी सेट।
अब देखिए आपने अंतर जान लिया कि इम्पटी और नॉन इम्पटी में क्या अंतर होता है। इम्पटी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और नॉन इम्पटी सेट क्या होगा। अब यहाँ पे तो एलिमेंट्स होंगे लेकिन कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है कि कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। अगर हम कहें कि नॉन इम्पटी सेट की हमको डिफिनेशन बताइए, परिभाषा बताइए, एक सामान्य तौर पे अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे। नॉन इम्पटी क्या कहेंगे, क्या उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं, 50 एलिमेंट्स हैं? नहीं, आप कहेंगे कि वो रिक्त नहीं होगा, वह रिक्त नहीं होगा, यानी कि वह उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक, तो देखिए अगर रिक्त समुच्चय की बात करें तो क्या होगा, नो एलिमेंट, इट है नो एलिमेंट। ठीक है, नो एनी एलिमेंट मतलब इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा। आप बताइए अगर इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा तो जरा आप बताएं, नो एलिमेंट, तो ऐसा कौन सा समुच्चय होगा। ऐसा समुच्चय हमने बताया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो बताइए क्या एक से कम प्राकृतिक संख्या कोई होती है? नहीं। आप कहेंगे सर ये तो इम्पटी हो गया। क्या हो गया, ये तो इम्पटी हो गया, खाली हो गया। अब जरा देखिए इम्पटी सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, इस प्रकार से करते हैं। और फाइव, इसको बोलते हैं फाइव, क्या बोलते हैं, फाइव, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा, हम फाइव, अगर कहीं फाइव लिखा है तो कहिए यह रिक्त समुच्चय है। कहीं अगर ऐसे लिखा गया है यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर किसी चीज का कलेक्शन नहीं है, खाली है, तो भी क्या है, इम्पटी सेट है। आप जरा ध्यान देंगे, कभी कभी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, अगर ऐसे लिखा है इसके अंदर जीरो है, इसके अंदर जीरो है, तो कहते हैं ये रिक्त समुच्चय। नहीं, रिक्त समुच्चय ये नहीं है। देखो इसमें जीरो तो आ गया ना, कम से कम एक एलिमेंट आ गया, तो ये रिक्त नहीं होगा। ठीक, रिक्त समुच्चय होगा तो ये रिक्त मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, खाली रहेगा। ये बात समझ गए। चलिए ये हो गया आपके रिक्त समुच्चय की बात। और मैं एक चीज आपको बता दूं, रिक्त समुच्चय के बारे में मजेदार बात बता दूं कि रिक्त समुच्चय एक उप समुच्चय होता है। अभी हम पढ़ाएंगे आप उप समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय एक उप समुच्चय होता है। कैसा उप समुच्चय होता है, सबका होता है। अब कोई भी समुच्चय लिख दो, कोई भी सेट लिख दो, जो इम्पटी सेट है वह सबका सबसेट होता है। ठीक, अब यहाँ आते हैं नॉन इम्पटी सेट में, आते हैं नॉन इम्पटी सेट में। अब नॉन इम्पटी सेट की बात करें तो एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। अब अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम का यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम का बाउंडेशन होता है। कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए इसमें, तो क्या कहलाएगा आपका नॉन इम्पटी। मतलब कहेंगे तब ये खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, इम्पटी नहीं है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जरा देखिए ये इम्पटी हो गया, नॉन इम्पटी हो गया। अब नॉन इम्पटी, अगर ये इम्पटी हो गया तो इसके बारे में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसके आगे की कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अब नॉन इम्पटी है तो नॉन इम्पटी बहुत प्रकार की हो सकती है, किसी में एक हो सकता है, किसी में एक से अधिक हो सकता है। ठीक, तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि नॉन इम्पटी सेट को, अगर हम नॉन इम्पटी सेट को डिवाइड करना चाहे, इसको हम क्लासिफिकेशन करें तो नॉन इम्पटी सेट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, एक होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और एक होता है इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट को हम बोलते हैं कि काउंटेबल, क्या बोलते हैं, काउंटेबल। और इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। अब बात समझिए, दोनों कैसे हैं, नॉन इम्पटी हैं। ये भी नॉन इम्पटी, ये भी नॉन इम्पटी है, लेकिन एक फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट है। मतलब एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल। अब नाम से आप समझ गए होंगे, यानी कि हमको एक ऐसा कलेक्शन मिल जाए कि जिसको हम काउंट कर पाए, तो हम कहेंगे वो फाइनाइट होगा
और वही क्या कहलाएगा, काउंटेबल। हमको एक ऐसा सेट मिले, जिसकी गणना हम कर सकते हैं, लेकिन वो अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते कितने हैं, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल से बात को समझिए, एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल के क्रम में मान लीजिए मैं फाइनाइट सेट को लेता हूं, और फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट यहां बता देते हैं, ठीक, नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ऊपर आता हूं, फाइनाइट सेट को इधर लेके आता हूं, ठीक है, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा काउंटेबल, जो गिनी जा सके। ऐसे में अगर लेमन टर्म में बोलूं तो कैसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, तो आप कहेंगे यस इट इज काउंटेबल, यानी इसको हम गिन सकते हैं। हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, कहेंगे यस हम अपने क्लास में स्टूडेंट का कलेक्शन कर सकते हैं, सही है। नहीं, ऐसा कलेक्शन जो पॉसिबल हो, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100, कहेंगे यस हम कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या है, नॉन निम्पटी सेट बनेगा, उसका जो कलेक्शन होगा वो नॉन निम्पटी बनेगा, लेकिन नॉन निम्पटी कैसा होगा, फाइनाइट होगा। अब आते हैं इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट क्या होता है कि वह गणना पे आधारित होगा, लेकिन उसकी गणना संभव नहीं होगी। जैसे मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, सिर्फ कहूं कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, यानी कोई बाउंडेशन ना लगाऊं कि इतने से छोटा इतने से बड़ा, लेस देन मोर देन ना कहूं, सिर्फ कहूं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। तो आप बताओ प्राइम नंबर कितने होते हैं, कहां शुरू करोगे, 2 3 5 7, कहां तक जाओगे, कोई पता नहीं है, यानी इसका कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे ये कैसा है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं कहूं, अब आप साधारण भाषा में समझिए कि धरती पे सभी पेड़ों का समुच्चय, समूह या समुच्चय, तो आप कहेंगे यस सर ये तो गणना पे आधारित है, इसको हमको गणना करना है, लेकिन जरा आप बताएं क्या आप इसकी गणना कर सकते हैं, पॉसिबल है, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो आप गिन नहीं पाओगे, आप इधर गिनते रहोगे तो नए पेड़ उग जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे गणना पे आधारित तो है, ये सेट तो बना रहा है, लेकिन कैसा सेट बना रहा है, इनफाइनाइट सेट बना रहा है, अनकाउंटेबल सेट बना रहा है। आप अपनी बात समझ गए होंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट और ये हो गया आपका फाइनाइट, मतलब जो जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हो उनको हम काउंट कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल ऐसे हम लिखें कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन क्या 15, 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का कलेक्शन। तो आप पहले इसका नाम दीजिए और क्या किसका कलेक्शन करेंगे, बताइए 15 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। आप इसको किसी भी रूप में लिखिए, चाहे रोस्टर मेथड लिखिए, चाहे आप बिल्डर मेथड लिखिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसका कलेक्शन करेंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5, बोलिए 7 और 11, 13, 15 से छोटा 13, उसके बाद तो आ जाएगी 15 से बड़ा हो जाएगा। तो देखिए जरा, आपने इसका कलेक्शन कर लिया, क्यों, और इसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है कि नहीं, बिल्कुल काउंटेबल है, आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पे कहूं आपसे, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इधर थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे, आप लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंस को हटाते हैं यहां से, इसके आगे हमको इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए अब मैं इसी फाइनाइट सेट को ही आगे लेकर चलता हूं। जैसे मैं मान लो कि एग्जांपल लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। फाइनाइट सेट की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, या कोई और नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर लेस देन
5, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो आप बताइए इसका आपका कलेक्शन करना हो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल 1 2 3 4, ये 5 छोटी प्राकृतिक संख्या कलेक्शन हो गया। अब बताइए कि आप इसको गिन सकते हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 गिन सकते हैं। तो कैसा हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, यानी कि काउंटेबल है। अब आते हैं अनकाउंटेबल पे आते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सेट पे आते हैं। जैसे हम इनफाइनाइट सेट पे आएंगे तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इनफाइनाइट सेट को। एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। आप जरा बताइए, आप प्राइम नंबर का कलेक्शन करिए, आप प्राइम नंबर का कलेक्शन करिए, कहां शुरू करेंगे प्राइम नंबर को, बोलिए बोलिए कहां शुरू करेंगे। भाई ये प्राइम नंबर है, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। आप कहां शुरू करेंगे, आप 2 से शुरू करेंगे, 3 से, 5 से, 7 से, आगे कहां तक जाएंगे पता नहीं। भाई इसके आगे इधर भी जा सकते हैं, कहां, -2, -3, -5, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसका कलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका कलेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कैसा हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया। बात समझ में आ रही होगी, ये कैसा हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चर्चा करेंगे कैसे हम अब ये इनफाइनाइट हो गया, अब ये इनफाइनाइट हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं फाइनाइट को लेके आगे बढ़ते हैं। अब फाइनाइट सेट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी यहाँ पर कितने कितने सेट आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए फाइनाइट सेट की हम चर्चा कर लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ले लिए होंगे, और आइए आगे बढ़ते हैं और फाइनाइट सेट को पढ़ते हैं। फाइनाइट सेट हमारा टॉपिक क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट। एक एक चीजों को मैं आपको जोड़ के एक दूसरे से लिंक करके बता रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। कभी आपको प्रश्न में आपको अगर घुमाने की बात घुमाया जाए अगर आपको, तो आप प्रश्न साथ घूम जाए। एंजॉय करिए क्लास को, एंजॉय करिए, और भी चीजें क्लियर होगी जब हम ऑपरेशन पढ़ाएंगे, तब ऑपरेशन पढ़ाएंगे और अच्छे से क्लियर होगी चीजें। आइए हम क्या लेंगे, फाइनाइट सेट। हम फाइनाइट सेट के बारे में चर्चा करते हैं। और इधर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, फाइनाइट सेट। अब हम लोग फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम फाइनाइट सेट तो आपको बता दिए हैं, बस अब देख लेते हैं कि फाइनाइट सेट में क्या क्या हो सकता है। तो फाइनाइट सेट में आप कह सकते हो ना कि भाई फाइनाइट सेट है मतलब नॉन निम्पटी है, नॉन निम्पटी है तो कम से कम एक एलिमेंट हो सकता है, कम से कम एक एलिमेंट हो सकता है। अधिक से अधिक कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो हो सकता है। अगर कम से कम एक एलिमेंट हो सकता है तो उसको हम नाम भी दे सकते हैं, क्या, सिंगलटन सेट। क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक अवयव हो। आप बताइए ऐसे सेट को एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं कैसे। देखिए एग्जांपल ले, अगर एग्जांपल इसका लिया जाए तो हम कर सकते हैं क्या कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, collection of prime number also even number। बताइए, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर आल्सो इवन नंबर, लेकिन कि एक ऐसे प्राइम नंबर का कलेक्शन करिए जो प्राइम होने के साथ साथ इवन भी हो। मतलब ऐसे एक अभाज्य संख्या का समूह आप चूज करिए जो
क्या हो, सम भी हो। तो बताइए कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो यहाँ पे आपको संख्याओं के बारे में आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप संख्या के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ तंग है तो आप यहाँ पे सोचने में गलती कर देंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और सम भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और सम भी है, और इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो सम भी हो और प्राइम भी हो। तो आप बताइए इसका मात्र और मात्र एक ही हमको मिल पा रहा है क्या, 2 मिल रहा है। अगर इसका हम सेट बनाएं तो क्या लिखेंगे इसके अंदर 2। हम कहेंगे 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो आप बताइए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आ सकता है, एक ही एलिमेंट्स आ सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, बात समझ में आ गई। कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स हो वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट। क्या देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब जरा देखिए, यूनिवर्सल सेट पढ़ने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग को सबसेट के बारे में बता दिया जाए। आपको सबसेट के बारे में बता दिया जाए। देखिए जरा सबसेट क्या होता है, इसी क्रम में हम लोग सबसेट को पढ़ लेते हैं। सबसेट देखिए, यहाँ पे हम 2 चीजों को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। क्या क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सबसेट और यहीं पे एक पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंट होता है सेट और प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट पे। अगर आप थोड़ा सा अगर गलती किए तो वहां पे प्रश्न गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको मिस्टेक करना ही नहीं है। देखिए ये भी सबसेट है और ये भी क्या है, सबसेट है। हम कैसे कहेंगे कौन सा सबसेट है कौन सा प्रॉपर सबसेट है। हिंदी में अगर बोला जाए, हिंदी में इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय इसको बोलते हैं उपसमुच्चय, और प्रॉपर सबसेट को बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। कहते हैं ना प्रॉपर, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, ठीक है। अब उपसमुच्चय तथा उचित उपसमुच्चय बारे में आइए हम समझते हैं उपसमुच्चय क्या होता है। सुनिए, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेने क्रम में एग्जांपल इधर लेते हैं, ठीक है। सारे इधर आपको ना दिखेगा, हम देखिए आइए इधर पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से आप समझिए कि अगर यहां हम लिखे एक हम सेट लेते हैं ए, और कहें कि ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, क्या है, हमारे पास एक सेट है, उसमें 5 एलिमेंट दिए हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर। एक हम दूसरा सेट लेते हैं क्या, बी। एक दूसरा सेट लेते हैं बी। अब मान लीजिए इसमें हम लिख देते हैं कि 2 3 4। क्या लिखते हैं, 2 3 4। तो जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ है, ए में। बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ है, ए में। तो हम कहेंगे जो बी है वह ए का सबसेट है। जो बी है ए का सबसेट है। यहाँ दिखाई पड़ा है, ठीक है। तो जो बी है वह ए का क्या है, सबसेट है। सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो बी है वह ए का क्या है, सबसेट है। अब लेकिन यही पर हमको एक प्रॉपर सबसेट को समझना है, बड़े ध्यान समझिएगा इस चीज को। हम सबसेट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, जरा इधर देखिए कहां पे गलती होती है। जैसे मानिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर एक सेट लेते हैं। यहाँ हमने लिखा क्या कि यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी सी डी, और बी बराबर लिखते हैं, मान लीजिए बी बराबर हम लिखते हैं कि बी सी ए डी, ऐसा लिख देते हैं। हम कहेंगे
कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ पर हैं? ए में हैं। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं तो हम कह सकते हैं जो बी होगा ए का सबसेट होगा, जो बी है वह ए का सबसेट होगा। लेकिन हम यह भी तो कह सकते हैं क्या कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो ए क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। क्लियर? ए बी का सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक चीज लिखूं क्या, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेते हैं ए बराबर 1 2 3 4, ऐसा हमने लिख दिया 5। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ हमने जो लिखा है कि ए बी सी डी और यहाँ पे ए बी सी डी, हमने क्या कहा कि ए जो है बी ए का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस किए होंगे क्या, यहाँ पे जो है ए बराबर बी भी है, ए बराबर बी भी है। देखिए ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इसमें भी है, 4 इसमें एलिमेंट्स। हम कहेंगे ए बराबर बी। एक्चुअली इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर हमने आपको बताया नहीं, अभी जस्ट इसके बाद बताते हैं। तो आप समझिए कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वही कहलाते हैं कार्डिनल नंबर। तो हम देख रहे हैं ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी बराबर हो गए। अर्थात हम इस आधार पर कह सकते हैं कि देखिए बी के सारे एलिमेंट्स ए में है तो बी ए का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ है? बी में है, तो ए बी का सबसेट है। लेकिन मैं अगर यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लूं, ए बराबर 1 2 3 4 5, कितना ले लिया? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम लेते हैं एक दूसरा लेते हैं, बी बराबर 2 3 4, ऐसा लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ है? ए में है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। अर्थात हमें भी कह सकते इनका कार्डिनल नंबर भी सेम नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 कार्डिनल नंबर सेट नहीं सेम नहीं है। यहाँ से हम तो लिख सकते हैं ना ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो बी होगा, जो बी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो बी होगा वो क्या होगा? ए का प्रॉपर सबसेट होगा, बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा। अब बात समझ गए आप? यानी कि प्रॉपर सबसेट करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, ए बी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहीं पर अगर देखो ये तो इसका सबसेट था, लेकिन कैसे थे? बराबर हो गए थे, तो बी भी इसका सबसेट बन गया था। तो थोड़ा सा अंतर है प्रॉपर सबसेट में कि ये बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक, क्योंकि दोनों कैसे हैं? सबसेट दोनों में लगा हुआ है, सबसेट दोनों में लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, अभी याद आया। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वही कहलाता है कार्डिनल नंबर। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ, यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ और सेट के अंदर मान लीजिए हमने लिखा ए बी सी डी ई। हम देखेंगे यहाँ पे कि कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5। तो हम कहेंगे इसका जो कार्डिनल नंबर है, इसका जो कार्डिनल नंबर हो क्या होगा? 5 होगा। और कार्डिनल नंबर को हम दिखाते हैं क्या? एन ए, यानी इस सेट के आगे एन लगा देंगे तो ये आए क्या? कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 5, ठीक। तो आप समझ गए कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट के क्रम में हमने आपको बताया था क्या? एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और नाम बताया था, नल सेट या वाइड सेट बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एम्प्टी को छोड़ के और नॉन एम्प्टी को लिया, और नॉन एम्प्टी के क्रम में हमने आपको दो उसका कैटेगरी किया। क्या किया? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को हमने बताया वहीं पे छोड़ दिया, फाइनाइट सेट को आगे लिया। और फाइनाइट सेट को
आगे लिया तो फाइनाइट सेट के क्रम में हमने आपको बताया सिंगलटन सेट बताया, सिंगलटन सेट के बाद हमने आपको सबसेट बताया और प्रॉपर सबसेट बताया। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट या पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इन सब बारे में आइए जानते हैं। तो आप इसके साथ ले लीजिए और अच्छे से आप नोट बनाइए। तो हम फाइनाइट सेट को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट क्लास और होगी, 5 मिनट क्लास को खत्म करते हैं। तो ध्यान समझिए, क्लास ज्यादा बड़ी भी नहीं करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग पास समय बहुत कम होगा और समय बहुत कीमती होता है, इसलिए कम समय में हम अधिक से अधिक चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। फाइनाइट सेट में आपने क्या क्या देखा, सिंगलटन सेट और क्या बताया गया था आपको, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, 3 चीज बता दिया। आइए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलने के क्रम में एक आएगा आपका इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं मार्कर चेंज करता हूं। चलिए, मार्कर चेंज हो गया और आगे बढ़ते हैं। क्या सीखेंगे, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। अब जैसे आपने प्रॉपर सेट और सबसेट और प्रॉपर सबसेट समझा, ऐसे आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में समझना है। आप समझिए ध्यान से, बहुत ही कम अंतर होता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। देखिए, हमको इक्वल सेट अगर हमको बताना है तो हम दो सेट का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तभी बता पाएंगे दोनों इक्वल है। इक्वल हिंदी क्या बोलते हैं, समान। ऐसी हिंदी लिखते हैं हम समान सेट या समान समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय, समान समुच्चय। इक्विवेलेंट के लिए आप लोग लिख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट को समान समुच्चय या इसको बोलते हैं समतुल्य बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, समतुल्य बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय। ठीक है, आगे हिंदी। चलिए, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। देखते हैं क्या होता है, ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, मैं दोनों की पहले परिभाषा लिख दूं, उसके बाद लिख दूं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि इसकी परिभाषा के बारे में लिखा जाए तो आप इसको ऐसे बता सकते हो क्या कि कार्डिनल नंबर एंड सेट, कार्डिनल नंबर एंड गिवन सेट, ऐसे सकते हो गिवन सेट। या आप इसको दूसरे प्रकार से इसको बदलते हैं, साफ शब्द लिखते हैं कि कार्डिनल नंबर और एलिमेंट्स ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर और एलिमेंट ऑफ सेट both are same, then set is called क्या, इक्वल सेट। ठीक, हमने क्या लिखा, कार्डिनल नंबर एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बोथ आर सेम, देन सेट इज कॉल्ड इक्वल सेट। यहां पे देखिए, अगर इसको हम लिखे कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट is same, cardinal number is same, then set called equivalent set। इक्विवेलेंट सेट, आप ध्यान समझिए। अभी हमने आपको कार्डिनल नंबर बताया,
कार्डिनल नंबर बताया। आप समझिए, अगर कोई दो सेट है, उस सेट का सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, तो हम कहेंगे वो दोनों सेट कहते हैं इक्विवेलेंट है। अगर उन सेट का यहाँ पे इफ कर दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए इफ, ठीक है, इफ कार्डिनल नंबर और एलिमेंट्स ऑफ सेट दोनों सेम हो जाए तो हम कहेंगे वो दोनों सेट कैसे हैं, समान है। आइए समझते हैं एग्जांपल से, दो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से कैसे समझते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक सेट लिखा ए, हमने लिखा ए बराबर ए बी सी डी ई, हमने ऐसा लिखा। एक दूसरा हमने सेट लिया बी, हमने लिखा बी में लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक, इस प्रकार से लिख दिया। अब जरा ध्यान दें, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर, तो आप कहेंगे सर इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 5 है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 से एलिमेंट्स है, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पे देखिए इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, आप कहेंगे सर 5 होगा। क्यों? इसलिए 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो आप देखिए दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो गया। अब लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, देखिए ए बी सी डी ई है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, सिर्फ यहाँ पे कार्डिनल नंबर बराबर हुआ है। अगर कार्डिनल नंबर बराबर हो गया तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे कि ए जो है बी, ए बी सेट कैसे है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक, ऐसे इक्विवेलेंट चिन्ह बनता है। आप समझ गए बात को। मान लीजिए यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको हो गया इक्विवेलेंट हो गया। अब हमको चुनना है क्या, इक्वल सेट। इक्वल सेट के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम ऊपर आपको बताते हैं, नीचे नहीं, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट, यहाँ पे इक्वल सेट बारे में बताते हैं। मान लीजिए आपका इक्वल सेट है, हमने दो सेट लिया, ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर हमने लिया क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आप देख रहे हैं कि ए का जो कार्डिनल नंबर है, ए का कार्डिनल नंबर क्या है, 4 है, और बी का कार्डिनल नंबर क्या है, 4 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर सेम है, लेकिन कार्डिनल नंबर सेम होने के साथ साथ यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम है, ए बी सी डी। हो सकता है इसका क्रम आगे पीछे हो, यहाँ पे डी यहाँ पे सी हो जाए, तो फर्क नहीं पड़ता, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ए बी सी डी है, यहाँ पे ए बी सी डी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो ए और बी है कि कैसे है, इक्वल है, इक्वल सेट है। बराबर बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका इक्वल सेट, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट। फिर समझिए, अगर कार्डिनल नंबर और एलिमेंट्स दोनों सेम हो जाए तो इक्वल सेट कहलाएगा, अगर सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम हो तो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी मैं आपको बता रहा था सबसेट बता रहा था, तो एक चीज मैं बता रहा हूं, वहां पे भूल गया, मिस कर गया, कि वह बात यह है कि जो 5 होता है, यानी कि एम्प्टी सेट 5, वह सबका सबसेट होता है। यानी हर सेट में 5 होता है, और 5 कैसा होता है, सबसेट होता है। अभी हमने आपको सबसे बताया था कि अगर जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं, कहेंगे क्या है, बी जो है ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, यहाँ इसके हिसाब से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 5, क्या लिख दें, 5, अगर 5 लिख दें तो कहेंगे 5 इसका सबसेट है, इसका भी सबसेट है। यानी कि आप ध्यान रखिए कि जो 5 है वो जितने प्रकार के सेट होते हैं, चाहे जो सेट हो, सिंगलटन सेट हो, एम्प्टी सेट हो, यूनिवर्सल सेट हो, जैसा भी सेट हो, उस सब का सबसेट होता है, 5 सब का सबसेट होता है, ठीक। तो आइए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर, इक्वल और इक्विवेलेंट। तो हम लोगों ने 4-5 प्रकार तो पढ़ ही लिया। अब हम आपको बताते हैं एक चीज जो बच रहा है, वो क्या बच रहा है, यूनिवर्सल सेट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूनिवर्सल सेट। इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से आप समझ लीजिए। क्लास को समाप्त करते हैं। आइए चर्चा करते हैं यूनिवर्सल सेट।
हम लोग फाइनाइट सेट पढ़ रहे हैं, याद हो आपको, हम लोग फाइनाइट सेट पढ़ रहे हैं। फाइनाइट सेट के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंगलटन सेट पढ़ा, और सिंगलटन सेट पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब सेट पढ़ा था, प्रॉपर सब सेट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इक्वल सेट पढ़ा, इक्विवेलेंट सेट पढ़ा, उसके बाद अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, आइए यूनिवर्सल सेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता होगी चीजें, नाम से परिचित है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए फाइनाइट सेट की होता है, एक भाग होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसकी हिंदी का आप जानना चाहते हैं, आप लिखिए सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, आई होप यही बोलते हैं, ठीक यही बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। आप समझिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए, पहली बात आप ये जान लीजिए, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल का पहला अक्षर यू, कैपिटल यू है, स्मॉल नहीं है, ठीक है। ये कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए, अब मान लीजिए कि एक हमारे पास सेट है ए, एक हमारे पास सेट है ए, एक हमारे पास सेट है बी, एक हमारे पास सेट है सी, एक हमारे पास सेट है डी, ऐसा मान लेते हैं। ए बी सी डी हमारे पास 4 सेट है, और एक और हमारे पास सेट है यू, हमारे पास एक और सेट है, वह क्या है, यू है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस ए के सारे एलिमेंट्स यू में हो, ए के सारे एलिमेंट्स यू में हो, बी के सारे एलिमेंट्स यू में हो, सी के सारे एलिमेंट्स यू में है, डी के सारे एलिमेंट्स यू में हो, तो हम कहेंगे जो यू है इन चारों का यूनिवर्सल है। यू इन चारों का क्या है, यूनिवर्सल है। यानी कि ए के इसमें भी रहेंगे, बी के भी रहेंगे, सी के भी रहेंगे और डी के भी रहेंगे। यू क्या है, इन चारों का यूनिवर्सल सेट हो गया। एग्जांपल से बात को ऐसे समझते हैं। एग्जांपल्स कैसे समझेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए, अब यूनिवर्सल सेट आप याद रखिए, यहां से बहुत प्रश्न बनाया जाता है यूनिवर्सल सेट से। देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यू, यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट लिखने के क्रम में मान लीजिए हमने लिखा कि ए बी सी डी ई एफ जी एस आई जे के एल, चलिए यहां तक लिखते हैं, ठीक है। ऐसा हमने लिख दिया यू बराबर। अब हम एक सेट लेते हैं, एक सेट लेते हैं ए, एक सेट लेते हैं ए, यहां पे लिखते हैं बी सी डी एफ जी। एक सेट लेते हैं बी, यहां पे लिखेंगे ई एफ एच जी। एक सेट लेते हैं और सी, और यहां पे लिखते हैं कि ई जी के एल, ऐसे लिखते हैं। आप जरा देखिए ध्यान से, आप देखिए इस ए के सारे एलिमेंट्स यू में मिल रहे हैं, बी सी डी एफ जी, यहाँ है बी सी डी एफ जी। बी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इसमें हैं, सी के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो हम कहेंगे जो यू है इन तीनों का यूनिवर्सल है। तो क्या लिखेंगे, यू इज यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी सी एंड, बस 3 जगह है, सेट ए बी सी। यानी कि जो U है वह ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है। क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं, बी के सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं, सी के सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं। अभी मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सल है। अभी जब हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, सेट का ऑपरेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तो आप याद रखिएगा इन सारे कंसेप्ट को, ताकि मैं वहां पे जब आपको ऑपरेशन पढ़ाऊं तो कोई दुविधा आपको ना हो। तो ये बात हो गई यूनिवर्सल सेट की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूनिवर्सल सेट समझ में आया होगा। अब आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या क्लासिफिकेशन आप सेट कुछ बचा तो नहीं है। अगर बचा होगा मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। यहाँ बस करते हैं, क्लास बहुत लंबी हो रही है। और आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। अगली क्लास में हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, जॉन वेन को पढ़ेंगे। जॉन वेन ने ही वेन डायग्राम दिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ तक पढ़िए और बताइए कैसा लगा क्लास आपको, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।